एक बार आज फिर से हम मैराथन क्लास लेकर आ गए हैं आपके लिए एक तरह से एमसीक्यू वाली। आज की इस वीडियो में 250 प्लस एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले, 250 प्लस एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस होंगे आज की इस वीडियो में। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। जैसे कि पहले भी हमने कई सारे मैराथन करवाए हैं, उनके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई इसी यूट्यूब चैनल पर मैराथन एमसीक्यू के नाम से, वहाँ पे जाके पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, धीरे धीरे समझते जाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है यहाँ पर। इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन है 250 के आसपास जो क्वेश्चन रहने वाले, 250 से ज़्यादा ही थोड़े से 260-70 के आसपास है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी का है, चाहे रेलवे का है, चाहे जेकेएसएसबी का है, किसी भी एग्जाम की बात हो, डिफेंस एग्जाम है, ये बेसिक क्वेश्चन से तो आपको आने ही आने चाहिए। अगर नहीं आते तो सभी के सभी याद कर लो। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ, न्यूटन किसकी यूनिट आपसे वो पूछा गया है। ये तो फोर्स की यूनिट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी की यूनिट तो जूल है, डिस्टेंस की मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर है। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एम के एस स्टैंड्स फॉर, एम के एस किसके लिए आता है आपको पता है, यूनिट वाले चैप्टर आप पढ़ते हो। तो एम मीन्स मास, के मीन्स किलोग्राम और एस मीन्स सेकंड। तो मास किलोग्राम सेकंड कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सॉरी मास बोल रहा हूँ मैं, ये आपको मीटर किलोग्राम सेकंड आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम, वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी सीजीएस की अगर हम बात करेंगे तो देखो, ऐसे तो अगर हम वर्क की बात करेंगे एसआई यूनिट तो जूल हो जाएगी, लेकिन सीजीएस पूछो तो वो अर्ज हो जाएगी ना। तो आपको पता है 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻7 ERG के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 पाउंड इज इक्वल टू, 1 पाउंड किसके बराबर होता है, 1 पाउंड की अगर हम बात करेंगे 0.454 kg होता है, तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 454 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट नहीं बोला है, खाली यूनिट बोला है। तो टेम्परेचर की ये भी यूनिट होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, इसको छोड़ दो केल्विन भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे से फर्मी पूछता तो 10⁻−15 बोल देते, माइक्रो बोलता तो 10⁻6 बोल देते। इस तरह से वो कुछ भी पूछ सकता था, आपको सबको पता होना चाहिए। 1 जूल इज इक्वल टू, ये भी आपको कुछ टाइम पहले बताया, 10⁻7 ERG के बराबर हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है आपसे वो पूछा गया है। वोल्ट होती है, एम्पियर तो करंट की होती है, ओम रेजिस्टेंस की होती है, वॉट पावर की होती है। एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्स हो जाएगी, है ना। सेकंड तो टाइम की हो जाएगी, पास्कल, प्रेशर, स्ट्रेस दोनों की हो जाती है। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एनर्जी की यूनिट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन रिपीट हो गया, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये न्यूटन की बात करेंगे, फोर्स की है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की है। जो LUX आपको देखने को मिल रहा है, ये इल्यूमिनस की एसआई यूनिट होती है। तो इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, ये आप सभी को आने ही चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी एसआई यूनिट है। तो देखो, सॉरी, अगर मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बड़े मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला हुआ है ना, तो यहाँ पे मोमेंटम तो हो नहीं सकता। एनर्जी की तो जूल हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, इनर्शिया की केजी हो जाएगी। तो फिर है किसकी ये, देखो फोर्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो फोर्स का फॉर्मूला F=m×a, ये भी होता है। मास का हो जाएगा केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहीं से बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसआई यूनिट, अब टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है आपसे वो पूछा गया, केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा गया है एक गोल्ड की रिंग है जिसका वेट 4 कैरेट है, तो बताओ मिलीग्राम की टर्म में कितना हो जाएगा। आपको पता है 1 कैरेट जो है वो 200 mg के बराबर हो जाएगा, है ना। 1 कैरेट 200 mg के बराबर, मिलीग्राम के बराबर हो गया। तो 4 कैरेट किसके बराबर हो जाएगा, 1 कैरेट अगर इसके बराबर, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 200 से मल्टीप्लाई करो, 800 mg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो ये क्या बच जाएगा आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करना है। एक तरह से
जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी को अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड लिया गया, तो वो आ जाता है ऐसे। अगर कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो 1.30 10 की पावर 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करें डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और सेकंड से आवर में चाहे तो 3600 पे करना पड़ेगा, और स्क्वायर भी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करके देखो, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी लीटर्स आर प्रेजेंट इन 1 गैलन, एक गैलन में कितने लीटर हो जाएंगे आपसे वो पूछा गया है। 3.75 लीटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट ईयर किसे कहते हैं, जो डिस्टेंस ट्रैवल करती लाइट एक साल में, उसी को लाइट ईयर कहा जाता है। 9.46 इंटू 10 की पावर 17 12 किलोमीटर की यूनिट होती है, वैल्यू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से क्या ऐसा जो स्केलर क्वांटिटी है। आपको तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनको बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ का आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है। स्केलर के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, फोर्स में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू से भी काम चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो वेक्टर भाई वो है जिनको बताने के लिए आपको डिस्टेंस डायरेक्शन भी चाहिए, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड वैल्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू भी चाहिए। सॉरी, तो टाइम के लिए आपको टाइम के लिए आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्क भी, टेम्परेचर, इनके लिए आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है कि 7 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, वैसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती ना। हाँ, मोमेंटम में डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ेगी, वैल्यू की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, आपसे वो पूछा गया। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, E=mc²। अब इसके हिसाब से डायमेंशन निकालना आती है तो आप चेक कर लो, ml/t - 2 डायरेक्ट डायमेंशन आपके पास आ जाएंगी। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, पावर का, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसको भी सॉल्व जब कर लोगे तो ml/t - 3 आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो ये रेडिएशन की इंटेंसिटी मेजर करें तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे। हाइग्रोमीटर तो आ जाएगा ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, बैरोमीटर जगह प्रेशर मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो एक्टिनोमीटर बचकर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी को अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, उसके लिए एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमीटर तो करंट के लिए आ जाएगा, अल्टीमीटर हाइट के लिए आ जाएगा, एनोमीटर बता दें क्या है। डेप्थ ऑफ ओशन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अगर आप डेप्थ मेजर करनी है ओशन के तो किसी की हेल्प लोगे, फैथोमीटर की लोगे ना। लेक्टोमीटर तो आ गया प्योरिटी ऑफ मिल्क वाला, मैनोमीटर आ गया प्रेशर वाला, फोटोमीटर आ गया जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह मेजर करनी है। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ ओशन पूछा था, फैथोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, तो जैसे आगे बढ़ोगे आपको ये आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे PDF में ना, तो आप इनकी रिवीजन कभी भी करना चाहते हो आप इनकी रिवीजन वगैरह भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो, हम चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इज, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम स्पीड लाइट की यही होती है और वैक्यूम में होती है, आपको पता होगा। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज इन द सेम मीडियम, अगर सेम मीडियम में लाइट वापस बाउंस बैक कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो वही रिफ्लेक्शन बन जाएगा, सेम मीडियम है तो रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, जो ऑप्शंस दिए गए इनके हिसाब से बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा है लाइट का, आपसे वो पूछा गया है। तो सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेरिस्कोप में मिरर कौन सा यूज़ होता है तो आप बोलोगे प्लेन मिरर इसमें यूज़ होता है, उस हिसाब से आप इसका आंसर बता सकते हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पेरिस्कोप वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, कहा गया है द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वही जो भी आपको बताया मैंने, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है तो लाइट बेंड हो जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट कैन ट्रैवल इन, लाइट कहाँ पे ट्रैवल कर सकती है, तो लाइट जो है एयर में भी कर सकती है, वैक्यूम कहीं भी कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेनबो की फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, आपसे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ लो। तो रेनबो की फॉर्मेशन होती है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, ये दोनों फिनोमिना मिलेंगे तो रेनबो की फॉर्मेशन हो जाएगी। लाइट जो है वो ग्लास पे स्लो ट्रैवल करती है एयर के कंपैरिजन में, उसका रीज़न ये है, क्या रीज़न है कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है और ग्लास का ज़्यादा होता है, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहाँ पे आसानी से लाइट मूव करेगी।
एन ऑब्जेक्ट इन ए पॉन्ड सीम्स रेज ड्यू टू, एक ऑब्जेक्ट है किसी पॉन्ड में, आपको थोड़ा रेज दिखता है, वो क्यों दिखता है? रिफ्लेक्शन के कारण ना। कई सारे एग्जांपल, जैसे आप एक गिलास है उसमें पेंसिल डालते हो टूटी हुई दिखेगी आपको, या मछली थोड़ी अलग जगह पे दिखेगी। ये सारे एग्जांपल किसके? रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट बेंड होकर आप तक पहुंचती है ना, इसीलिए। एट क्रिटिकल कंडीशन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, जब क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। द फिनोमिना ऑफ इसके बाद फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाता है। द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड, जब रिफ्लेक्टेड, जो एक फिनोमिना के बारे में कहा गया, जब रिफ्लेक्शन, द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है दोबारा से डेंसर मीडियम में आ रही है ना, ऐसे जब आप करते हो तो यहाँ पे बाहर जाने के बाद दोबारा यहाँ पे आ जाती है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर्स किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट, इसका रीज़न क्या है? मिराज, जैसे आपको लगता है कि पानी है डेजर्ट में कहीं पे ना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसका रीज़न क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फिनोमिना ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई, है ना, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? स्कैटरिंग के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सोल्यूशन द लाइट विल, जब एक लाइट की जो बीम है किसी कोलाइडल सोल्यूशन से पास करके तो लाइट क्या होगा? लाइट स्कैटर करना स्टार्ट कर देगी, बिखर जाएगी। ए स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, स्टार्स आपको चमकते हुए दिखाई जाते हैं, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, सभी के सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने वीडियो को शेयर करते जाना है, क्योंकि देखो इतने सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में लाना, हमें मोटिवेशन चाहिए कि आने वाले टाइम पर हम केमिस्ट्री बायो की इस तरह की और वीडियोज़ लाएँ। फिजिक्स का एक सेट और लाइन लग से 200-250 क्वेश्चन का, जहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और अच्छा आपको देखने को मिले। उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन हमें मिलेगी आपके शेयर से। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो वीडियो कैसी लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब आपसे पूछा गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या नहीं होता, आपसे वो पूछा गया। देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तो होता है, ये सन की जो हायर दिखता स्काई में वो भी होता है, 2 टाइम जो एक्चुअल डिले वगैरह होता है वो भी इसी के कारण होता है। लेकिन जो सन रेड दिखता है सनसेट के टाइम पे, वो तो स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड इज़ यूज्ड एज एन एमरजेंसी, रेड जो है वो एमरजेंसी की तरह यूज़ किया जाता है, रेड कलर यूज़ करता है, वो क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है। विबग्योर वाला पैटर्न पड़ता है ना, विबग्योर BYOR है ना, तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की हो जाएगी ना, ऊपर बढ़ते जाओगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। तो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड कलर की। तो इसलिए एमरजेंसी का खतरे का कोई भी निशान होता है वहाँ पे रेड कलर बनाया जाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, जब लाइट अलग अलग कलर्स में बन जाती है प्रिज्म में, उसे क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्प्रेड इन कलर्स इन रेनबो ऑन स्काई इज प्राइमरी ड्यू टू, ये जो कलर्स अलग अलग देखने को मिलते हैं आपको, वो किसके कारण देखने को मिलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, क्योंकि वहाँ पे प्रिज्म का काम जो है एक तरह से प्रिज्म और वाटर ड्रॉपलेट्स का काम कौन करता है? सनलाइट, या बाकी अगर हम बात करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं वो बोले। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स सेलेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता मिरर से कितने दूर हो, आपकी इमेज हमेशा सेलेक्ट बनने वाली है। तो वो मिरर कौन सा, कब से वो पूछा गया? वो प्लेन भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम कितने दूर खड़े हो मिरर से, आपकी इमेज हमेशा एरेक्ट बनेगी, तो मिरर कौन सा होगा? वो प्लेन भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, कोई भी मिरर हो सकता है। दोनों के केस में एरेक्ट इमेज ही बनती है। आगे चलते, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन मोटरसाइकिल, जो रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखने के मिरर यूज़ किया जाता है मोटरसाइकिल वगैरह में, वो कन्वेक्स होता है। उसका रीज़न क्या आपसे वो पूछा गया है। तो देखो इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, दूसरी इमेज वर्चुअल वगैरह भी बनती है ना, सही इमेज वगैरह बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेविंग मिरर कौन सा होता है? कनकेव वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हीकल की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ होता है? कनकेव मिरर है ना, कन्वर्जिंग भी कहते हैं, लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दो 10 सेंटीमीटर का, यानी आपको u भी दिया हुआ है, फोकल लेंथ f भी दिया हुआ है। आपको निकालना क्या? पोजीशन निकालनी है, तो आपको v निकालना ना, तो फॉर्मूला आपको पता है 1/v
1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वो वाला फॉर्मूला आपको यूज़ कर देना फोकल लेंथ वाला। तो v आपको दिया हुआ कितना, v तो आपको निकालना है, तो f आपको दिया हुआ यहाँ पे 15 और u आपको दिया हुआ -10 है ना। तो आप आराम से कर लो, इसको कैलकुलेट वगैरह कर लो। तो जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/v को वैसे रहने दो माइनस 1/10, क्योंकि u तो ऑफकोर्स माइनस में आ जाएगा ना यहाँ पे, इक्वल्स टू 1/15 ऐसे कर लोगे। जब इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो 1/15 प्लस 1/10 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो तो 25/250 बन जाएगा। तो 1/6 यानी कि 6 सेंटीमीटर आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोकल लेंथ का आपसे सिंपल फार्मूला पूछा गया तो वो क्या हो जाता है आपको पता है, 2f इक्वल्स टू आर होता है ना, या फिर f इक्वल्स टू r/2 बोल दो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो क्ले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनकेव लेंस से हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज़, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं, कनकेव लेंस की होती है। मिरर की बात नहीं कर रहे, अभी लेंस की बात करें। कनकेव लेंस की डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। मिरर होता तो वो अगर यहाँ पे मिरर की बात करते तो वो कन्वेक्स मिरर हो जाता, बट यहाँ पे लेंस है तो कनकेव लेंस की डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर से वही क्वेश्चन, अगर फोकल लेंथ दी हुई है आपको, डिस्टेंस वगैरह आपको निकालना है, आराम से वही फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। कुछ के क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जैसे 31, 2, 3, 4, 5 इसके जो बच के उनकी नेक्स्ट आगे ऐड करें हम आंसर। लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पूछा है तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ह्यूमन आई की फोकल लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीस्ट कम से कम डिस्टेंस जो डिस्टेंट विजन का होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पर्सन जो मियोपिया से सफ़र कर रहा है उसे क्या कहा जाता है, कौन सी लेंस यूज़ करनी है, कनकेव लेंस यूज़ करनी है, नेगेटिव पावर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन आई जो है वो फोकस कर सकता है अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स के ना, अलग अलग डिस्टेंस पे ह्यूमन आई जो अपनी चीज़ों को फोकस कर सकती है। तो किसके कारण मतलब से वो पूछा गया है, इस प्रॉपर्टी को एकोमोडेशन भी कहते हैं। जो फोकल लेंथ चेंज होती है आई लेंस की, वो किसकी वजह से होती है, सिलरी मसल्स के कारण वो कन्वेक्स लेंस को करते हैं ना कंट्रोल वगैरह। हाइपरमेट्रोपी जिसे लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, ये किससे ठीक होता है, कन्वेक्स लेंस से ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मियोपिया का एक नाम और क्या है, इसे नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक आदमी दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम कौन सी है, मियोपिया की प्रॉब्लम है, तो नेगेटिव पावर लगेगी, यानी कि नेगेटिव वाला ही कोई आंसर होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। इस डिफेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेंस की पावर कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, आपको तो पावर का फॉर्म पता है 1/f, 1 फोकल लेंथ, और आपको पता है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 मीटर का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो 1/2 कर लो तो 0.5 आ जाएगा, तो -0.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस केस में पावर को मेजर करो तो डायोप्टर यूनिट होती है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे उनके आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम अब चलते हैं बाकी नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट सेट की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मोशन की स्टडी करनी है तो वो कौन से किसी तरफ भागना पड़ेगा, मैकेनिक्स की तरफ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ ए पर्सन इज सिटिंग ऑन ए चेयर फॉर 1 आवर, अगर कोई आदमी एक चेयर में बैठे हुए घंटे के लिए, तो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ दैट पर्सन ड्यूरिंग दैट 1 आवर, उस एक घंटे में उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी स्टेट क्या होगी, तो वो रेस्ट में रहा होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पर्सन स्टैंडिंग एट ग्राउंड, एक आदमी जो ग्राउंड में खड़ा धरती पे, मार्स के हिसाब से कैसा होगा, वो मार्स के हिसाब से वो मोशन कर रहा होगा क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है ना। अगर धरती पे है तो धरती के हिसाब से वो रेस्ट पे है, लेकिन अगर बाहर से देखा जाए दूसरे प्लैनेट से देखा जाएगा तो वो मोशन में होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिलियर्ड बॉल मूविंग ओवर द बिलियर्ड टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये आपसे जो सिचुएशन दी गई है ये किसकी एग्जाम्पल है, प्लेन में मोशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 15 मीटर 2 सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट है वो 15 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकंड में, और दूसरा ऑब्जेक्ट 15 मीटर ट्रैवल करता है 3 सेकंड में, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बच्चे सोचते हैं या मैथ का क्वेश्चन अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम एक ऐसे फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले 15 मीटर डिस्टेंस का ट्रैवल किया 2 सेकंड में, फिर 15 मीटर 3 सेकंड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 15 पहले 15, टोटल 30 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी कैन नॉट बी, एक बॉडी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो कैसा नहीं हो सकता, देखो कैन नॉट बी, ना ही वो नेगेटिव होगा ना ही वो जीरो होगा कभी भी ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी कैन नॉट बी, पॉजिटिव डिस्टेंस हो सकता है, नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब
किसी चीज़ ने यहाँ से यहाँ तक भी मूवमेंट करी, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करा है, इसका मतलब जीरो तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर वो घूम कर वापस पीछे की तरफ भी आ गया, चाहे नेगेटिव साइड पर आ गया, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता तो कवर किया ना, वो डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो सकता है, लेकिन आपसे पूछा कैन नॉट भी, तो आप बोलोगे नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इंसेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, एक इंसेक्ट स्टार्ट करता है ए पॉइंट से चलना, है ना, तो फिर 10 सेकंड के बाद एक सर्कल कंप्लीट करता है, दोबारा ए पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट था कितनी दूरी पर है, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम ही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। हाँ, डिस्टेंस होता तो मैं बताता हूँ कि डिस्टेंस कवर किया हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताया, क्वेश्चन में पूछा गया है। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेंज इन पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, है ना, अगर कोई किसी चेंज इन पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है, हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, सिंपल सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो भी अगर बराबर है, इसका मतलब बॉडी कैसे मूव कर रही है, वो पक्का स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑलवेज बी, स्पीड ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव होगी, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, अगर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव तो स्पीड भी पॉजिटिव ही हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपसे सिंपली फॉर्मूला पूछा गया है, तो स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल में, वो कहते हैं उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका रास्ता कैसे दिखता है? हमेशा स्ट्रेट दिखेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 25 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 15 मीटर इन 1 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहा एक ऑब्जेक्ट है वो 25 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड में, फिर 15 मीटर ट्रैवल करता है 1 सेकंड में। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितना किया? 25 और 15, 25 5 3 तो 40 कवर किया, और टोटल टाइम 5 सेकंड का, तो काटोगे तो 8 आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v प्लस यू बाई 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से क्या कहते हैं? इसे एक्सेलरेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी? वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगी ना, तो जी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए कार दैट स्पीड्स अप फ्रॉम, एक कार जिसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड पे जा रही है 15 सेकंड में, उसकी एक्सेलरेशन कितनी रही होगी? तो भाई कितना डिस्टेंस उसने चेंज हुआ उसका? 18 का उसने चेंज किया, पहले 12 मीटर पर सेकंड थी, अब स्पीड 30 हो गई है, यानी कि 18 मीटर पर सेकंड का 18 मीटर का सेकंड चेंज आया था अपॉन टाइम, तो 18 डिवाइड बाई 15 करोगे तो आंसर आपका जो 1.2 कुछ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको यूट्यूब में ऑप्शन देखने को मिलता है स्पीड बढ़ाने का, स्पीड कम करने का, आप अपने हिसाब से स्पीड कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, मैं इसी स्पीड से चलने वाला हूँ। और बाकी हमारा फेसबुक पेज की बात करो या इंस्टाग्राम की बात करो, ये दोनों ही जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप यहाँ पे जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला। डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, शॉर्ट्स की फॉर्म में होते हैं जो आपको हमेशा याद रहने वाले ट्रिक्स के साथ आते हैं। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और जहाँ तक इस पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम भी डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से, जिस या नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम भी है। कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है आपसे वो पूछा गया है। फॉर्मूला देख लो, सही फॉर्मूला कौन सा है? v माइनस यू इक्वल्स टू AT, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी फॉर्मूला सही है? इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूलास पढ़ते हो, कौन से सही है? v इक्वल्स टू यू प्लस AT, यहाँ पर भी है तो ये गलत हो जाएगा। s इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यहाँ पर भी है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS,
तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है ना, v इक्वल्स टू यू माइनस ये आ रहा है 80 आर, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 हो जाएगा, ये भी सही था। तो ऐसा कहीं पे और देखने को मिल रहा था, यहाँ पे वो चीज़ गलत हो गई, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी के सभी फार्मूले जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। वर्किंग जो वॉशिंग मशीन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन ए बॉल ऑफ स्टोन इज़ व्हील्ड अराउंड द, ठीक है, एक जैसे धागा है, इसके अंदर पत्थर लगा दो, उसको घुमाना स्टार्ट कर दो, जो पुल फोर्स लगी उसको क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है सेंट्रीफ्यूगल, जो अंदर की तरफ लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला पूछ लिया है, तो वो mv²/r हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को कैसे मेजर करते हो, मास की टर्म्स में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, किसी इनर्शिया के कारण क्या होता है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू, स्पीड बढ़ा देता है, स्पीड कम कर देता है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन टू। चलो एक काम करो, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताओ, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। हालांकि पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा, बट से आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, किसकी डेफिनेशन देता है, फोर्स की डेफिनेशन, ये फोर्स को डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ उसकी डेफिनेशन देता है और उसके बारे में बताता है, उसकी वैल्यू के बारे में बताता है। ए बॉडी ऑफ 3 kg अ बॉडी ऑफ 3 kg मूव्स विद एक्सेलरेशन, देखो फर्स्ट लॉ को फोर्स के बारे में बताता है, सेकंड लॉ की बात करेंगे फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितना है, आपको वो बता देता है ना। तो ऑप्शन नंबर इनके हिसाब से देखा जाए तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बॉडी ऑफ मास 3 kg मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, द वैल्यू ऑफ एफ, एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दी वो 3 और एक्सेलरेशन दी 5 मीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई करके 15 तो फोर्स के सेंट न्यूटन होती है, तो 15 न्यूटन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन और रिएक्शन की हमेशा बात करेंगे, ये हमेशा अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो ऑप्शन में जैसे बी करेक्ट आंसर, जैसे बॉल फेंकने वाली एग्जांपल आती है ना, वो एग्जांपल ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, मोमेंटम का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया, तो पी इक्वल्स टू एम वी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ, किसकी तरह डायरेक्शन, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन में पढ़ती हो। फोर्स और टाइम का अगर प्रोडक्ट निकाल दो, इसे क्या कहा जाता है, इसे इम्पल्स कहा जाता है ना, तो फोर्स इंटू टाइम, तभी न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके यहाँ पर आपको आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा वर्क का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है आपसे वो पूछा गया है, तो वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, है ना, ऐसे तो ऐसे यूनिट जूल हो जाएगी, बट वो न्यूटन मीटर भी होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आज हम डिसाइड करते हैं, ये 250 प्लस क्वेश्चन आज आपके सामने ला रहा हूँ मैं, 260-70 के आसपास के क्वेश्चन आज की वीडियो में रहने वाले, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह से केमिस्ट्री बायो भी आएगी। इसके जो और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, फिर उससे भी एडवांस लेवल, इस तरह के सेट 250 क्वेश्चन का आपके लिए लाता रहूँगा मैं सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग। लेकिन जो फिजिक्स का सेकंड सेट आएगा वो तब आएगा जब इस वीडियो में 10K व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को शेयर करना है, जैसे ही 10K कंप्लीट हो जाएंगे व्यू, आपको नेक्स्ट सेट इसका देखने को मिल जाएगा। फिर हम आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है हमने डिस्कस कर लिया ये वाला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी, वर्क कैसा हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स, एंगल, देखो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस पर भी करता है, इस पर भी करता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है उस पर डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क डन जो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर जाता है वो कैसा होता है, वो मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट वर्क की जूल है, एक और ऐसी क्वांटिटी जिसकी सेम यूनिट होती है वो क्या है, तो देखो एनर्जी की भी जूल होती है, वर्क की भी जूल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क, अगर नेगेटिव वर्क होता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होता है,
180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं यहाँ से, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस बेसिक हैं बट बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब आप फिजिक्स की तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चंस तो आपको आने ही आने चाहिए। द वर्क डन बाय अ गर्ल कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg ऑन हर बैग एंड मूविंग 200 m ऑन लेवल रोड विल बी, ठीक है। वर्क डन का फार्मूला आपको पता ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वो आपको पता है यहाँ पे वर्क डन बाय गर्ल कैरिंग का, ठीक है, फोर्स। तो यहाँ पे आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट भी आपको दी गई एक तरह से, और दोनों चीज़ें आपको दी हो, दोनों को मल्टीप्लाई वगैरह कर लो। ये 3 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 600 आ जाएगा आपके पास। सॉरी यहाँ पे 600 नहीं आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। वर्क डन बाय अ गर्ल, वर्क डन जो लड़की के द्वारा किया जाता है, तो स्कूल बैग 3 kg का कर रही है, अपने बैग में ले चल रही है और 300 मीटर चल रही है लेवल रोड पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर देखोगे तो वर्क डन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन पहले रिपीट हो गए, 10⁻7 ERG के बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, इसको सिंपल पावर ही कहते हैं। पावर का फॉर्मूला था ना, वर्क डन अपॉन यूनिट टाइम, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है, वॉट भी है, हॉर्स पावर है, जूल पर सेकंड भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लैम्प जो है वो 1000 जूल कंज्यूम करते हैं 10 सेकंड में। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी है 1000 और टाइम दे रहा है 10 सेकंड, तो 0 कट जाएगा तो 100 आ जाएगा आंसर, तो 100 वाट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर, पावर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इनमें से, तो वाट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को एनर्जी कहते हैं, बेसिकली डेफिनेशन पूछी गई है। एनर्जी की सीरियस यूनिट क्या है, अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, ERG। 1 किलो जूल किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻3 जूल के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए वॉच स्प्रिंग, जो एनर्जी वॉच स्प्रिंग में स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी चीज़ रेस्ट में तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मूविंग हुई तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी जो कमर्शियली प्रोड्यूस करी थे कोयले से जो एनर्जी मिलती है क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल पावर प्लांट आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किस तरह की एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जीज हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वर्क होगा तो एनर्जी का क्या होना चाहिए, एनर्जी इन ऑर्डर टू डू वर्क, एनर्जी इज एनर्जी फिर ट्रांसफर फिर कन्वर्ट होनी चाहिए। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ, जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है अर्थ की तरफ, तब इसकी टोटल एनर्जी कैसी हो जाती है, आपसे वो पूछा गया, क्योंकि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक कम, काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से ऐसा क्या है जो एनर्जी की यूनिट नहीं है। देखो अगर हम बात करेंगे जूल की, तो जूल हमारे पास है। न्यूटन मीटर की बात करेंगे ये भी है, किलोवाट भी है। किलोवाट आवर की बात करेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये भी एनर्जी की यूनिट है, किलोवाट नहीं ना, ये तो पावर की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी की बात करेंगे वो हमारे पास एनर्जी की यूनिट वगैरह बन जाती हैं। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। वाटर स्टोर्ड इन डैम, जो पानी डैम में स्टोर होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो फ्लो करके तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस टूवर्ड्स ग्राउंड, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस, एक स्टोन है उसे छत से नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ फेंका गया है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी स्टोन की मैक्सिमम कब हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब वो स्टोन छत में था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम, जब वो नीचे आता जा रहा है तो ग्राउंड के बिल्कुल जब पास होगा वो, है ना, तो जैसे ग्राउंड को टच करते हो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब वो ग्राउंड में टच होने वाला उस टाइम उसकी पोटेंशियल 0 हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही होगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लीनेस्ट सोर्स एनर्जी का कौन सा है, विंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, आपसे ये पूछा गया है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h, एक बॉडी जो h हाइट से गिर रही है, आफ्टर इट हैज़ फॉल्न, जब h/2 हाइट पहुंच जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगी, जब हाइट आधी हो जाएगी तो इसमें आधी पोटेंशियल आधी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, उसके कुछ टाइम के बाद पोटेंशियल कम होती जाएगी तो काइनेटिक बढ़ती जाएगी, ऐसा ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग,
जो एनर्जी स्टोर स्प्रिंग में स्टोर होती है वो कौन सी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार एंड ट्रक, एक कार है और ट्रक है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे उसकी रेशियो आपको बतानी है। दोनों की स्पीड सेम है 60 मीटर पर सेकंड और मास भी 1/4 की रेशियो में है, तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी किस रेशियो में हो जाएगी। और आप कैलकुलेट कर सकते हो 1/2 mv² फार्मूला होता है, दोनों केस में 1/2 mv² लगा लो तो रेशियो जो भी आएगी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए डायनमो इज़ यूज टू कन्वर्ट, डायनमो किस काम आता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके आंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। चलिए आगे चलते हैं, अब बाकी क्वेश्चन हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस m1 m2 एंड डिस्टेंस r, सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो F=g m1 m2/r² होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ g, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है g की, आपसे वो पूछा गया, तो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² आपका आंसर हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का डाउट होगा या वैसे कुछ भी पूछना चाहते हो, आप हमसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएंगे। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ एप्लीकेबल टू बॉडीज़ विच आर, जो ग्रेविटेशन का लॉ कौन सी बॉडीज़ पे एप्लीकेबल होता है, जो बड़ी हों छोटी हों कैसे भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे वी सही लग रहा है। प्लैनेट्स आर बाइंड टू द सन बिकॉज ऑफ, प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ इन वैक्यूम हैव द सेम, जो भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जो वैक्यूम में होती है, वैक्यूम जब पे एयर वगैरह नहीं है, उनमें क्या होता है, उनमें एक्सेलरेशन सेम होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी की वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर, यहाँ पे 9.8 दिए हो ना, ऐसे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जी का आपसे फार्मूला पूछे, जी का फार्मूला क्या होता है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g m/r², ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की हम बात कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड नहीं करती, आपसे वो पूछा गया है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, मैक्सिमम पोल्स पर हो जाती है। जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ पर होती है, तो अगर मिनिमम की बात करेंगे वो इक्वेटर में हो जाएगी। और जी की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है वो पूछा जाएगा, तो सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लैनेटरी मोशन के लॉज किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे केपलर का एक फॉर्मूला पूछा गया, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब ये कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। आपसे पूछा गया, ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, एक बॉल जो h हाइट से भेजी जाती है और उसकी कुछ इनिशियल स्पीड u भी होती है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, सिंपल h = ut + 1/2, आपको at² पता तो gt² बना दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ स्टोन इज़ रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर, एक स्टोन को फेंका जाता है टॉवर के टॉप से, जिसकी हाइट आपको 19.6 मीटर दी हुई है। आपको पता है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ग्राउंड को टच करने से पहले, तो यहाँ पे u आपको पता 0 होगा, v आपको बताना क्या हो जाएगा, और हाइट आपको दी है 19.6 मीटर पर सेकंड, है ना। आपको फॉर्मूला पता है v² - u² = 2es, या फिर v² = u² + 2es, वही फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर आपको ऐसे लगाना, जो फार्मूला दिया था v² = u² + 2as, ये तो बिल्कुल गायब हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं है। तो ए आपको पता है कितना, ए 9.81 के बराबर होता है, एस आपको दिया 19.6, तो v² तो आपको निकालना है, कैलकुलेट कर लो कितना आंसर आ जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द वेट ऑफ ए पर्सन इन फ्री
फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक पर्सन जो लिफ्ट में है, फ्रीली फॉल कर रही है, उस पर्सन का वेट क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे वेट की बात करते हैं ना, मास की बात नहीं करते। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड में वेट क्या बन जाता है, W=mg फॉर्मूला आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ग्लास की बॉल और एक सॉलिड स्टील बॉल दोनों को फेंका जाता है बिल्डिंग के 5th फ्लोर से, तो इनमें से क्या जो ग्राउंड में पहले पहुंचेगा, आपसे वो पूछा गया है। तो दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे ना एक साथ ही, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस वगैरह है ही नहीं हवा में इनको इतना, ना ही कोई एक हल्की चीज़ एक भारी चीज़, दोनों सेम चीज़ एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉमन नेम फॉर ऑल लिक्विड्स, सिंपल है, लिक्विड्स और गैसेस को कॉमन नेम जैसे फ्लूइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगा, आपसे वो पूछा गया। पास्कल बोल सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंस एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड, पिंस या जैसे कील की बात कर लो, उसके जो एंड होते हैं वो बड़े कॉनिकल टाइप के होते हैं, वो क्यों होते हैं, पॉइंट टाइप के होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो इट ट्रांसमिट्स लार्ज प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर डेंसिटी एंड वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द इनक्लोज लिक्विड ट्रांसमिट, ठीक है, प्रेशर हर जगह एक बराबर लगता है, किसके अकॉर्डिंग है, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, आपसे वो पूछा गया। बार भी होती है, टॉर, न्यूटन मीटर, तीनों ही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोन्सी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तरह से डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, कौन चीज़ कितनी बार कितनी हल्की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन ईयर, एक ऑब्जेक्ट उसका वेट 10 न्यूटन है हवा में, जब इसको पानी में डालेंगे 8 न्यूटन वेट बच जाएगा। तो वेट कितना डिस्प्लेस हो, दोनों को माइनस कर दो, 8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 10 में से 8 माइनस करके 2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर इन ए ग्लास मेल्ट्स कम्प्लीटली, जब एक पीस है आइस का जो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इन ए ग्लास मेल्ट्स, व्हेन ए पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन सरफेस, एक ग्लास है उसमें पानी भरा है, उसके ऊपर एक आइस का पीस जो फ्लोट कर रहा है ना, जब वो मेल्ट कर जाएगा तो वाटर का लेवल कैसा हो जाएगा, सेम भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बोट फ्लोटिंग इन ए वाटर टैंक इज कैरिंग ए नंबर ऑफ स्टोन्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे ट्राई करके बताओ। स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स है स्फेरिकल, ठीक है, कोई भी लिक्विड की ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप को होती है, वो क्यों होती है, सरफेस टेंशन के कारण ना, क्योंकि जो वाटर की एक्सटर्नल लेयर है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइज इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 32 क्वेश्चन का सेट है, आपको इन सभी के आंसर्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेट की तरफ बात कर लेते हैं, यहाँ पे इनको कवर करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको बोला गया हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ, हीट किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रायोजेनिक्स किससे डील करता है, आपसे वो पूछा गया। लो टेम्परेचर है ना, तो हाई टेम्परेचर के पायरोमीटर वगैरह यूज़ करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98 या 99 कितना होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। सेल्सियस टेम्परेचर कैसा है, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो वो केल्विन स्केल वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। C/100 F-32/180 फॉर्मूला पढ़ते उसको शॉर्ट करके बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की सेम रीडिंग होती है, वो कौन सा होता है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्योर वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज कर जाता है, ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस पे कर जाता है, फ़ारेनहाइट की टर्म से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे, तो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। एट वर्ड टेम्परेचर, एक सेकेंड, एट वर्ड टेम्परेचर, ठीक है, पहले आपसे पूछा था कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की बात करेंगे, इनकी सेम रीडिंग -40 डिग्री सेल्सियस पे आती है। अब आपसे पूछा फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल की बात करेंगे, इनकी सेम रीडिंग कौन से टेम्परेचर में आती है, आपसे वो पूछा गया। तो 574.25 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नेवर नेगेटिव, टेम्परेचर कहाँ पर, कौन से स्केल में टेम्परेचर नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, केल्विन स्केल में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि -273.15 पे पहुँच हो गए तो वो केल्विन के बराबर जाके बनता है।
द टेम्परेचर ऑफ ए रूम इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक रूम का टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल में कितना हो जाएगा? तो आपको पता है फॉर्मूला जब C/5 इक्वल टू F - 32/9 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो F की तो आपको आंसर मिल जाएगा। पीछे फॉर्मूला आपके सामने आया भी था। मेटल टी पॉट्स की बात करें, वुडन हैंडल होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वुड बैड कंडक्टर है, आप पकड़ भी हो तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको उससे। द स्प्रेडिंग ऑफ एयर फ्रेशनर इन ए रूम फॉलोज द लॉ ऑफ। तो भाई रूम में जो एयर फ्रेशनर स्प्रेड कर रहा है उसका रीज़न क्या है? वो किसको फॉलो करता है? कन्वेक्शन को फॉलो करता है ना। तीन, एक कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। तीन मेथड होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। कंडक्शन तकरीबन सॉलिड लिक्विड वाला था। तो दूसरा अगर कन्वेक्शन की बात करें कि वो लिक्विड वाला हो जाता है, एयर वाला आ जाता है। तो रेडिएशन जो है वो जैसे सन से यहाँ तक वेव्स की फॉर्म में जो आ जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हो। जो एयर फ्रेशर स्प्रेड करता है वो कन्वेक्शन का फिनोमिना फॉलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी इन अ कैटल व्हेन पुट ऑन फायर। एक टी कैटल में जब से आग में रखा जाएगा तो वो पूरी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर आगे ट्रांसफर करते जाएंगे मॉलिक्यूल्स को, तो सब भी जाके मिलकर गर्म हुए एक साथ। तो कन्वेक्शन फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी जो ट्रैवल करती है सन से अर्थ में, वो किसके थ्रू ट्रैवल करती है? रेडिएशन के थ्रू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीट ट्रांसमिट होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोशन की हेल्प से। ऐसा किस में होता है? कन्वेक्शन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर मेनली किसके कारण हीट होता है? रेडिएशन में आपको बताया भी है। वुलन क्लॉथ्स जो बॉडी को वार्म करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वुलन एक बैड कंडक्टर है और ये खुद भी हीट प्रोड्यूस करता है एक तरीके से। व्हाट इज़ द नेचुरल एंड लार्ज सोर्स ऑफ हीट? सबसे बड़ा सोर्स कौन सा हीट का? ऑब्वियस बात है सन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड कंडक्टर कौन सा हीट का आपसे वो पूछा गया है? तो माइका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीट का तो अच्छा कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट चेंजेस विल हैपन टू अ बाउल ऑफ आइस एंड वाटर कैप्ड? क्या होगा अगर एक मतलब आइस की बाउल है और एक पानी है, उसको एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया तो क्या होगा? उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करी हुई है। तो इनके आंसर भी देखने को मिल रहे हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन अभी रह गए यहाँ पे साइड में। द हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है फिर रिलीज होती है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में, उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट है ना। लेटेंट हीट क्या होता है? जब स्टेट चेंज करवानी हो उसमें जो हीट प्रोवाइड करी जाती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट वाटर का क्या होता है? तो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। किलो जूल में कन्वर्ट करिए 4200 हो जाएगा ना। स्पेसिफिक हीट मतलब एक के जी को कोई चीज़ है उसे 1 डिग्री सेल्सियस राइज करें कितनी हीट चाहिए वही हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक हीट किसी सब्सटेंस की इनफाइनाइट है तो उसका मतलब क्या है? कि किसी भी तरह का टेम्परेचर में चेंज देखने को नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर जो है वो रेडिएटर्स को कूल करने के काम आता है इंजन में, है ना। वाटर यूज़ करते हैं वहाँ पे, वो क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब छोटे से भी टेम्परेचर में चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा हीट ये बाहर निकालेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, ये क्या काम करती है? सभी की सभी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीट इंजन किसको कन्वर्ट करने का काम करता है? हीट इंजन जो है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल रहे होंगे। हम चलते फिलहाल नेक्स्ट सेट की तरफ। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ वेव की भाई दोनों वही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वेव्स ऐसी वेव्स जिन्हें मटेरियल मीडियम चाहिए, मतलब कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए पार्टिकल्स चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मैकेनिकल वेव्स कह देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम वगैरह नहीं चाहिए उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक वाइब्रेटिंग बॉडी की मीन पोजीशन है, जैसे बॉडी वाइब्रेट कर रही है जो इसकी मीन पोजीशन है, इस जो मैक्सिमम डिस्टेंस हम क्या कहते हैं? इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ए टेबल इज, जो मूवमेंट होती है टेबल के मेम्ब्रेन की वो कैसे हो जाएगी? ट्रांसवर्स वेव टाइप की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बॉडी में वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे मैकेनिकल वेव बोल लो, ये किसे ट्रैवल नहीं कर सकते, वैक्यूम से क्योंकि को मीडियम चाहिए कोई ट्रैवल करने के लिए। इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, साउंड की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है? मेटल्स में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। साउंड कैन नॉट पास थ्रू, साउंड कहाँ से पास नहीं हो सकता? वैक्यूम से पास नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन, जो साउंड है वो सबसे फास्ट कहाँ पे ट्रैवल करता है?
तो साउंड जो है स्टील में सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड कितनी होती है हवा में, 332 मीटर पर सेकंड होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई मुझे ज़रूर बताइए कि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये वीडियो अभी तक लगभग बन गई है 49 मिनट्स की, क्या आप 49 मिनट्स तक भी साथ में जुड़े हुए हो या सो चुके हो, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑन विच, हाँ अगर सोगे तो बता तो सकते नहीं वैसे, लेकिन जब दोबारा वीडियो देखोगे तब तो बता ही सकते हो ना। ऑन विच स्केल लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर, लाउडनेस किस में मेजर करते हो आपसे वो पूछा गया। ये क्वेश्चन पे कवर करें 332 मीटर पर सेकंड, तो डेसिबल में करते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट क्या है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का जो मिक्सचर होता है वो नोट हो जाएगा। कैसे साउंड जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के मिक्सचर से बनती है वो नोट बन जाएगा। अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी को उसको हम टोन बोलेंगे, अगर नोट बोल रहे थे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ़, साउंड हवा में ट्रैवल करेगा अगर कभी, जब मीडियम जो है जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरे ट्रैवल करेंगे तभी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी मेजर्ड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, तो भाई डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, दो अलग अलग कंप्रेशन है उनके बीच डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का सबसे सिंपल फार्मूला पूछा गया, तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी का सही यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्स हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक की ऑफ मैकेनिकल पियानो, ये आप आराम से देख लो, बेस को क्या पढ़ लो, ध्यान से मैं आगे चल रहा हूँ। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन, लाउडनेस साउंड की इस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इन सभी में कम से कम फ्रीक्वेंसी किस में देखने को मिलेगी, आपको तो पिच और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जिसमें पिच कम उसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो मैन एक आदमी की बात करें उसमें पिच कम हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस सोर्स और ऑब्जेक्ट की, अगर आपको इको सुननी है तो कम से कम ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर तक का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द परसिस्टेंस ऑफ ए साउंड इन बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल सीलिंग, इसी क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन ईयर की जो रेंज है सुनने की वो कितने होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द साउंड वेव्स, अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो साउंड वेव क्या कहते हैं, उनको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा, हम उससे क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक स्पीड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थक्वेक जो किस तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपसे वो पूछा गया, सुपरसोनिक साउंड, अर्थक्वेक के बारे में पूछ रहे ना, तो इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफ्रासोनिक साउंड्स की बात, ये कौन सुन सकते हैं, कोई राइनोसोर सुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाली, इसको कौन सुन सकता है, बैट सुन सकता है, वेल सुन सकती है, डॉग सुन सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिफेंट जो काफ़ी किलोमीटर तक भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से, उसका रीज़न क्या है, ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से, तो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनार की बात करें, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। इसे सोनार की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉपलर्स इफेक्ट इज द मोशन, डॉपलर का जो इफेक्ट है वो किससे रिलेट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई भी मोटरिस्ट पुलिस मैन के पास पहुंचेगा तो पिच जो हॉर्न की वो कैसी हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है वो आपने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और उम्मीद करता हूँ अभी तक आप वीडियो को शेयर ज़रूर करा होगा, अगर अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं करा है तो फिर भाई अब शेयर कर दो तो कर ही सकते हो। अभी फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 36 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डॉप यहाँ पे 35 आ गया, तो 36 तो है नहीं, यहाँ पे 37 भी आधा कटेगा, 38 की बात कर लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे, वो उसका मतलब है अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीटअप कर रहा है, किसकी वजह से हो जा रहा है, कई सारे यहाँ पे फैक्टर्स रहते हैं, बट इंफ्रारेड रेज भी फैक्टर रहती हैं, तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी 36वां क्वेश्चन भी यहाँ पर है। डॉपलर इफेक्ट जो कहाँ पर इफेक्टिव होता है आपसे वो पूछा गया था, दोनों जगह इफेक्टिव होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना था, तो भाई मीडियम और स्पीड, आपको पता है एयर में जो स्पीड होती है वो 332 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का 4, ऑप्शन नंबर ए का 4 एक ही जगह देखने को मिल रहा था, तो बाकी इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। क्लियर हो गया, ये भी कर लिया। हम चलते हैं अब नेक्स्ट सेट की तरफ, क्योंकि इनके आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, मैं बीच में सिर्फ आधा मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, वो भी क्योंकि कोल्ड हुआ है तो इसी तरह से ब्रेक लेता हूँ बीच में, ठीक है, वरना कंटिन्यू वीडियो चलती जा रही है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, सिंपल है, चार्ज का करंट का फॉर्मूला कहता है चार्ज अपॉन टाइम, तो इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एम्पेयर किसकी एसआई यूनिट है? एम्पेयर करंट की एसआई यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्लोज्ड पाथ किसके लिए चाहिए? किसके फ्लो के लिए चाहिए? इन तीनों में से सभी के फ्लो के लिए चाहिए। ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का आपसे फॉर्मूला पूछ लिया तो W/Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस? फॉर्मूला आपको पता है, QV के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला V कुछ W/Q, WVQ के बराबर हो जाएगा। WVQ के बराबर हो जाएगा। तो वर्क आपसे पूछा गया था, वोल्टेज 15 दिया हुआ है, चार्ज 3 दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 45 जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचाना है तो इस वर्क को क्या कहेंगे आपसे? वो पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके ऐसा यूनिट जूल पर कूलम हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जूल पर कॉलम वर्क की हो जाएगी जूल अपॉन क्यू होता है चार्ज की कॉलम बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, फिर से फॉर्मूला W=VQ लगा देना, तो वोल्टेज भी दिया हुआ है और कूलम चार्ज वगैरह भी दिया हुआ है। ए डिवाइस दैट हेल्प्स, अच्छा इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था ना, इसमें आपको वर्क दिया हुआ है। ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें तो किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? बैटरी की हेल्प लेनी पड़ती है। ओम्स लॉ कौन सा इनमें से? V=IR वाला, ये किसको डिफाइन करता है? ये करंट को भी डिफाइन करता है, वोल्टेज को भी डिफाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें किसी मेटेलिक वायर की, वो किस पे डिपेंड करती है कि मटेरियल का नेचर कैसा रहता है। रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज नहीं होगी। अगर रेजिस्टर की जो शेप है वो चेंज होगी, द शेप ऑफ द रेजिस्टर चेंज, तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टिविटी विल बी। एक वायर जिसकी रेजिस्टिविटी रो दी गई है उसको पुल करता है ताकि उसकी लेंथ बड़ी हो जाए, इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? तो रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको इसने खुद ही सॉल्व करना है। गैल्वेनोमीटर किस काम आता है? ये करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के काम आता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्लस और माइनस साइन इज मार्क, इसमें से क्या जिसमें प्लस साइन का मार्क नहीं होता? तो यहाँ पे एमीटर में होता है, वोल्टमीटर बैटरी में भी होता है, तो रजिस्टर में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो, ये ग्लो नहीं करती, उसका रीज़न क्या है? जबकि हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाई ये इसलिए ग्लो नहीं करती, ये इसलिए ग्लो करता है कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो हीटिंग एलिमेंट से, इसीलिए 320 जूल हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। ये न्यूमेरिकल वगैरह आप खुद ही सॉल्व कर लो इसको। अब यहाँ पे फिर से पावर का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया, रेट एट विच एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, एनर्जी अपॉन टाइम आपको भी न्यूमेरिकल करवाया भी था, आपसे वो पूछा गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर, तो वो क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर हो जाएगा। यूनिट किलोवाट आवर की हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? वोल्ट एम्पेयर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सेफ्टी वायर जो है वो डोमेस्टिक जो अप्लाइंस में यूज़ किया जाता है उसका क्या लो होता है? मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है ताकि जल्दी से पिघल जाए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज़ वायर बना किसका होता है? आपसे वो पूछा गया। टिन और लेड के अलॉय का बना होता है। नेचर कैसा होता है फ्यूज़ वायर का? आपसे वो पूछा गया है। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गुड कंडक्टर जब वो करंट को कैरी करेगा तो कैसा रहेगा? वो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेगा ना, नेगेटिवली चार्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वन दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से क्या जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? वो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस्ट कंडक्टर कौन सा इन सब से वो पूछा गया, तो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, तभी महंगा भी मिलता है। इंसुलेशन जो है वो वायर के आसपास जो डैमेज हो जाती है वो क्यों डैमेज हो जाती है? क्योंकि करंट ज़्यादा हो रही होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ वायर जो केबल की वो किससे कनेक्ट करी जाती है, उससे वो पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। इन ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में जो स्विच जो है वो किस में रखे डाले जाते हैं? लाइव वायर में डाले जाते हैं। सभी इलेक्ट्रिक वायर जो होती हैं वो वेल इंसुलेशन होती हैं ताकि वो आर वेल इंसुलेटेड फॉर पर्पज ऑफ सेफ्टी विद सम प्लास्टिक कवर। हाँ, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। हम फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। वायर जो जीरो पोटेंशियल पे मेंटेन करी गई है बाय कनेक्टिंग एट अर्थ पावर, ये दोनों क्वेश्चन ना आप मुझे ध्यान से पढ़ो, समझो और मुझे बताओ इनका आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं कि नेक्स्ट सेट की तरफ। इसको मैं तो पास कर लूँ। अब ये जो सेट आने वाला है लास्ट सेट आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैसी होती हैं? आउटसाइड द बार मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक बार मैग्नेट को कई सारे पीसेस में तोड़ दिया है, सही इमेज कौन सी मिलेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वही लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, वो उसका कंसेप्ट लग जाएगा। मैग्नेट विच डज नॉट लूज इट मैग्नेटिज्म, एक ऐसा मैग्नेट जो अपने मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करता नॉर्मल ट्रीटमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने मैग्नेटिक सस्पेंडेड फील्ड है, जब एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा जाएगा, ये अपने आपको हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट, किसमें? डायमैग्नेटिक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस काम आता है? फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको पता होगा उस काम आ जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या आ जाता है आपको? तो लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से रहेगा, जो मिडिल फिगर है वो करंट आ जाएगी, जो ये वाली इंडेक्स फिगर है मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और थंब जो है आपको थ्रस्ट या फोर्स के मोशन के बारे में बताएगा। तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, डायरेक्शन भी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल में 4 फिगर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को, तो ऑप्शन नंबर भी आपको बताया भी है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज़ स्टार्टेड द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल किसने यूज़ करा था? ये भी फ्लेमिंग ने यूज़ करा था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होते स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में ऑन पासिंग करंट थ्रू इट इज, मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिससे करंट पास करवाई जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? वो सर्कुलर बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से क्या है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेट की तरह होती है? तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होती है वो कैसे होती है? वो यूनिफॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 12 हो गया, 13 हो गया। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, ये जो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? इन सभी के ऊपर ही डिपेंड करेगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, तो फिलहाल ये क्वेश्चन तो सेम ही हो गया। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दिस विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो स्टेशनरी चार्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे 8-10 क्वेश्चन कुछ और बच गए हैं, ये मैं आपको होम टास्क दे रहा हूँ, ये आपने का करेक्ट आंसर करके मुझे बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी डिफरेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आपने ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना है, इसको शेयर भी ज़रूर करना है। यहाँ पे कई सारी प्लेलिस्ट बनाई गई है, जहाँ पे आप जाते हो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पर आप देखोगे एमसीक्यू मैराथन प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है। या फिर दूसरे चैनल जो मैंने बनाया उसकी भी कुछ वीडियोस ऐड करेंगे ताकि आपको काम आसानी से बन जाए। यहीं पर ये वीडियो भी ऐड कर दूंगा, तो आप एक्स्ट्रा वीडियो जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करेंगे एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।